हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट सेशन में हमने स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम पढ़ा था, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों, चैप्टर 1 चल रहा है जिसे आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैटर के बारे में पढ़ा था, उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। देन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, बेसिक एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा मास, वेट, टेम्परेचर, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन किस प्रकार किए जाते हैं वो हम लोगों ने यहाँ सीखा था। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, जहां पर पहला नियम आया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आपने बोला कि ये एंटोनी एल लेवोजियर के द्वारा 1789 में दिया गया था, और उन्होंने ये बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो आपका अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ओके, इसके एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे थे। देन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सेकंड लॉ है आपका, या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आप कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी यौगिक जो बन रहा है, किसी भी विधि से बन रहा है, उसमें जो भी तत्व आपके विद्यमान हैं या उपस्थित हैं, वो तत्वों का हमेशा द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात होता है। ओके, जैसे यहाँ पर आपने H2O का एग्जाम्पल लिया, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, H2O यानी कि जल। जल आपका किसी भी विधि से बन रहा हो, कहीं किसी भी स्रोत से आप उसको ले रहे हैं, लेकिन उसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही रहेगा। इसी अनुपात में वो हमेशा मिलेंगे और आपका वाटर फॉर्म होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम आपका कहता है कि कोई भी जो कंपाउंड का आपके दो एलिमेंट्स हैं, उनसे दो से अधिक आपके कंपाउंड बन रहे हैं, तो उन कंपाउंड में जहां पर आपका एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स्ड है, उससे जो दूसरा एलिमेंट जुड़ रहा है वो एलिमेंट का उन कंपाउंड्स में जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वो पूर्ण संख्या के रूप में या साधारण पूर्ण संख्या के रूप में होगा। ओके, जैसे आपने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड है, दो ही एलिमेंट है दोनों में, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, कार्बन का मास आपका फिक्स्ड है, दोनों जगह कार्बन के एक एक एटम है, 12-12 दोनों जगह उसका आपका परमाणु का क्रमांक हो जाएगा। ओके, देन कार्बन का निश्चित हो गया द्रव्यमान 12। ऑक्सीजन की बात करते हैं, एक जगह ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, एक जगह दो परमाणु है, तो एक परमाणु यानी 16 एटॉमिक मास, दो परमाणु यानी कि 32। ठीक है, तो उन दोनों का, दोनों ऑक्सीजन के परमाणुओं का अलग अलग कंपाउंड्स में आप जब देखेंगे कि कितना उसके मास का रेशियो आ रहा है, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा, देखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए 1:2 का रेशियो आपको मिल रहा है, यही गुणित अनुपात का नियम कहता है। ओके, चलिए यहाँ पर आपने H2O का एग्जाम्पल भी देखा, साथ में H2O2 का, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक H2O है दूसरा H2O2 है। ठीक है, और दोनों में आपने जो अनुपात देखा तो वो साधारण पूर्ण संख्या के रूप में आपको देखने को मिला। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए सारे कंपाउंड्स का आपने देखा, जहां पर सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है ऑक्सीजन के, जहां पर ये नाइट्रोजन को तो आपने फिक्स कर दिया है, ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीजन का अनुपात जब आप देखते हैं सारे कंपाउंड्स में तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट लॉ है आपका फोर्थ, गैर-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ओके, तो जैसे नाम से ही समझ आ रहा है इस नियम के कि गैर-लुसाक द्वारा दिया गया है, और गैसेस के लिए ये आपका नियम है। ठीक है, गैसेस के आयतन के लिए। ओके, गैर-लुसाक का गैसीय आयतन का नियम या गैसीय आयतन संबंधी नियम। ओके, दिस लॉ वाज गिवन बाय गैर-लुसाक इन 1808। ये गैर-लुसाक के द्वारा कब दिया गया था? 1808 में दिया गया था। ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जब गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं या फिर आप क्या कहते हैं प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि उत्पन्न होती हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, वो आपके वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में पाई जाती हैं। ठीक है,
प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, लेकिन होना क्या चाहिए कि गैसेज आपकी सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर होनी चाहिए। ओके, यानी कि जब गैसें किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजित होती हैं या उत्पन्न होती हैं, या तो गैसें जुड़ रही हैं या फिर उत्पन्न हो रही हैं, तो वे आयतन के अनुसार सरल अनुपात में ऐसा करती हैं। यानी कि जब वो कंबाइन हो रही होंगी तो उनका एक सिंपल रेशियो मिलेगा, या उत्पन्न हो रही होंगी तो भी आपका सिंपल नंबर में आपको रेशियो मिलेगा। ओके, बशर्ते सभी गैसें समान तापमान और दबाव पर हों, यानी टेम्परेचर और प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, वहां पर सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन की एक मात्रा और क्लोरीन की एक मात्रा हमेशा मिलकर HCl गैस की 2 मात्रा बनाते हैं। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि आपका नियम कहता क्या है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले एक बेसिक कॉमन एग्जाम्पल से इसको समझ लो। ठीक है, ए और बी आपके पास 2 गैसेज है सपोज। ठीक है, जो आपस में कंबाइन होकर के ए बी कोई गैस बना रही है। गैलुसाक का गैसियस लॉ कहता है कि सपोज आपने ए का 1 मोल लिया और बी के आपने 3 मोल ले लिए। ठीक है, वॉल्यूम, तो ए बी आपका सपोज 2 मोल बन रहा है। तो जो इनका रेशियो होगा वॉल्यूम का, ए का कितना लिया, ए के आगे कुछ नहीं है यानी 1, बी के आगे कितना लिखा है 3, और ए बी कितना बन रहा है 2। तो ये जो रेशियो आ रहा है ये सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये आपकी अभिक्रिया हो रही है, ये जो ये सारी गैसेस हैं, ये सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर आपकी होंगी। ठीक है, यही कहा गया जब गैसें किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजित होती हैं, जैसे यहाँ पर आपका ए और बी संयोजित हो रही है, कंबाइन हो रही हैं, या फिर ए बी आपकी जो उत्पन्न हो रही है, वे आयतन के अनुसार एक सरल अनुपात में ऐसा करती हैं। यानी कि वो आयतन के अनुसार, अपने आयतन के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ऐसे कंबाइन होंगी, सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगी, बशर्ते, यानी ये ध्यान रखना है कि गैसें समान तापमान और दबाव पर हो, यानी टेम्परेचर और प्रेशर आपका सेम हो सभी के लिए। ओके, तो ये आपने देखा। देन आपने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखा, आपने बोला हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर के HCl बना रहे। ठीक है, तो क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में, ये बन रहा है बैलेंस है आपकी रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 मोल, क्लोरीन का 1 मोल, और आपके HCl का 2 मोल। तो 1:1:2 का आपका रेशियो आ रहा है। तो ये भी कैसा है, सिंपल रेशियो है। ठीक है, एक सरल अनुपात में ये आपको देखने को मिलेंगे वॉल्यूम के। ओके, और ये अभिक्रिया जो हो रही है वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर चल रही है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से आपका अमोनिया बनता है। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। ठीक है, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, किसके लिए, अमोनिया को बनाने की अभिक्रिया के लिए। ओके, फ्रॉम द अबव इक्वेशन इस ऊपर वाली इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ moles of N2 used
यानी N2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए हैं यहाँ पर, तो N2 के आगे कुछ नहीं है, यानी 1 1 मोल होगा, ठीक है। देन सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 यूज, तो वो कितने हैं 3, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड 2, ओके। तो इससे आपको रेशियो मिल रहा है 1:3:2 का, ओके। Therefore, ratio between the number of moles of reactant and product is क्या रेशियो आया आपका 1:3:2 का रेशियो आया, ठीक है। तो ये सिंपल रेशियो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं अपनी, एवोगैड्रोस लॉ। In 1811, Avogadro proposed that equal volume of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Okay, Avogadro ने क्या प्रस्ताव दिया इस नियम के में कि समान तापमान और समान जो आपका दबाव होगा उस पर सभी गैसों की समान मात्रा में समान संख्या में अणु होने चाहिए। ओके, ये उनका नियम था। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से इसे। एवोगैड्रो के नियम के अनुसार आपके पास सपोज ए और बी दो गैसेस हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, दो गैसेस हैं, दोनों आपका सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर है, तो इनका क्या कहा गया है, वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। जब ये सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर हैं आपकी और वो आयतन भी समान है, तो इन गैसों के अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी, ठीक है ना। सपोज कैपिटल एन है, ओके। इसका एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं, जो कहता है आपका कि अगर आप कह रहे हो कि 1 लीटर ऑक्सीजन में n मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैं, देन एवोगैड्रो लॉ कहता है कि 1 लीटर हाइड्रोजन में भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के, 1 लीटर नाइट्रोजन में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे नाइट्रोजन के, और 1 लीटर किसी भी गैस का होगा उसमें n मॉलिक्यूल होंगे उसी गैस के। ओके, चलिए if you assume that 1 liter of oxygen gas contains n molecules of the gas then by Avogadro's law one liter of any gas will contain
n molecules of any gas. ओके, क्लियर है? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द एवोगैड्रो लॉ is expressed as follows, जहां v is directly proportional to n हो जाएगा, ठीक है, and v by n is equal to k, where k is a constant. ओके, और v आपका क्या है, वॉल्यूम है गैस का, n क्या है, अमाउंट ऑफ गैस या सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन मोल. ओके, यानी नंबर ऑफ मोल कितने हैं आपके गैस के. यानी एवोगैड्रो का नियम बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसकी बात की गई है कि अगर आप किसी लीटर का किसी भी आप गैस का फिक्स आप वॉल्यूम ले रहे हो, उस सेम वॉल्यूम पर आपकी अगर दूसरी गैस भी है, जबकि वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर होनी चाहिए दोनों गैस, तो वहां पर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी समान होंगे. समझ रहे हो ना? यानी अगर आप कह रहे हो कि हमने टेम्परेचर आपका फिक्स कर रखा है, प्रेशर भी फिक्स कर रहा है, सेम रखा हुआ है टेम्परेचर, वहां पर आपने 1 लीटर ऑक्सीजन ली, उस 1 लीटर ऑक्सीजन में जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पर हैं उस टेम्परेचर और प्रेशर पे, सेम उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर पर अगर आप 1 लीटर नाइट्रोजन ले रहे हो, तो उसके लिए भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स जो आप कैलकुलेट करेंगे वो सेम आएंगे जितने ऑक्सीजन में थे. नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात करें, या कोई भी अदर कोई गैस है जो उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर है और उसका आपने 1 लीटर आयतन लिया है, तो उस 1 लीटर आयतन में उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेम होंगे. ओके, तो यही एवोगैड्रो का लॉ कहता है आपका. ओके, चलिए नोट कर लीजिए. तो यहाँ पर आपके जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके 5 नियम आपने पढ़ लिए हैं. पहला था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकंड था आपका स्थिर अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. थर्ड था गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फोर्थ गैसियस लॉ ऑफ गैलुसाक. एंड फिफ्थ है आपका एवोगैड्रोस लॉ. ओके, तो 5 नियम आपने पढ़ लिए हैं. 5 आपको पता है किस किस साइंटिस्ट द्वारा दिए, किस किस केमिस्ट द्वारा दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है. आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि डायरेक्ट लॉ पूछ लेगा या फिर आपको एग्जाम्पल दे देगा कि इस एग्जाम्पल में आप बताइए कौन सा लॉ आपका लग रहा है. ठीक है ना? तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा कर दे सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा लॉ कहता क्या है. ओके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्यमान को संरक्षित रखने की बात करता है, यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, इसीलिए आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे. स्थिर अनुपात का नियम कहता है कोई भी कंपाउंड किसी भी विधि से बनाया जा रहा हो, उस कंपाउंड में जो तत्व हैं आपके उनका जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा. ओके, मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका कहता है कि जब भी आपके दो एलिमेंट, दो से अधिक कंपाउंड बनाएंगे जिनमें कि उनका एक का मास जो है वो फिक्स कर दिया गया है, तो दूसरे के मास का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा. ओके, गैलुसाक का गैसियस लॉ कहता है कि कोई भी गैस जो आपस में कंबाइन हो रही होगी या कहीं पर प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पर जब वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रखे गए हैं, तो उन गैसेस का जो वॉल्यूम का आपका रेशियो होगा वो सिंपल नंबर्स में आएगा. ठीक है, और एवोगैड्रो का नियम कहता है कि जहां कोई भी गैस जो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रखी गई हैं और उनका वॉल्यूम भी सेम है, तो उनके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आपके सेम आएंगे. ओके, तो ये आपके 5 नियम हो गए, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे. आने वाले सेशन में हम लोग डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे, तो इसको आप लोग एक बार देख के आ जाएंगे.
तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 और नियम पढ़े। एक आपका गैलुसाक का गैसियस लॉ और दूसरा आपने पढ़ा यहाँ पर एवोगैड्रोस लॉ। ओके, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आने वाले सेशन में नए टॉपिक पर बात करेंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में पूछ लेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।